वन पीस चैप्टर 1150 आ चुका है और इस वाले चैप्टर के अंदर जो हुआ भाई इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। और अभी तक हम लोग एलएफ की स्टार्टिंग वाले सेगमेंट पर है। 20 से 22 चैप्टर्स हुए, एलएफ स्टार्ट हुआ एंड वन पीस जैसे एनिमे के लिए ये 20-22 चैप्टर्स वार्म अप बोल सकते हैं हम लोग। तो एलएफ की स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर हम लोग इमू समा को देख रहे हैं और इस वाले चैप्टर के अंदर इमू समा का हाकी रिलीज हो चुका है भाई। फाइनल विलेन का कॉन्क्यूरर हाकी हम लोगों ने इस वाले चैप्टर में विटनेस किया। वन पीस मांगा की पेसिंग देखने के बाद कुछ लोग तो बता रहे हैं कि भाई ओडा सेंसे क्रंचीरोल अवार्ड को कुछ ज्यादा सीरियसली ले चुका है। बट टू बी ऑनेस्ट, ओडा सेंसे डजंट गिव अ शिट अबाउट द क्रंचीरोल अवार्ड, ट्रस्ट मी ब्रो। इट जस्ट हम लोग यहाँ पर फाइनल सागा में आ चुका है। फाइनल सागा मतलब एक ऑल आउट वार जो ओडा सेंसे एलएफ से कुक कर रहा है विद फाइनल विलेन, होली नाइट्स एंड एवरीवन। चलो चैप्टर रीड कर लिया तो बहुत बढ़िया। हम लोग इस वीडियो में पूरे चैप्टर के बारे में A to Z खुल के डिस्कस करेंगे। लास्ट चैप्टर के लास्ट में जैसे इमू सबके सामने बोला कि इमू अभी सब लोग को दिखाने वाला है पूरी दुनिया को कैसे रूल किया जाता है। अब इसी के बाद इस वाले चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं बाकी जितने जायंट्स हैं सब लोग भागते हुए बच्चों की तरफ आ जाता है। वो नोटिस करते हैं जितने बच्चे हैं सारे के सारे बच्चे सेफ है। और ये जायंट्स को देखने के बाद कोलोन रोते हुए बोलने लगता है उन लोगों ने मेरे बाप को मार के ऊपर से नीचे अंडरवर्ल्ड में फेंक दिया। चलो इतना हम लोगों ने ऑलरेडी देख के रखा है। गबन ऊपर से नीचे गिर चुका है। गबन के साथ चॉपर गया एंड चॉपर इज अ डॉक्टर और नीचे जर्ट एक और डॉक्टर मौजूद है अंडरवर्ल्ड में। गबन को लेकर उतना ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं, बट हाँ गबन को जो स्टेप लगा ये स्टेप बहुत सीरियस है। इससे हील होने में उसको टाइम लगेगा। फॉर सम टाइम हम लोग बोल सकते हैं गबन स्टोरी में नहीं आने वाला है बिकॉज ओडा सेंसे को हमारे स्ट्रॉ हेड्स को हाईलाइट करना है, मॉन्स्टर ट्राई को हाईलाइट करना है, लोकी को हाईलाइट करना है। एक सेटअप बना रहा है यहाँ पर जिसको आगे देखने के लिए ऑफ कोर्स हम सब लोग एक्साइटेड है। आगे तो हम लोगों ने चैप्टर में देखा सारे के सारे जायंट्स बच्चों की तरफ आता है एंड सडनली वो लोग कुछ फील करता है और इमीडिएटली वो लोग बेहोश होने लगता है भाई। जो देख के किसी को समझ में नहीं आता कि यहाँ पर चल क्या रहा है। बच्चे वहां पर कंफ्यूज हो चुके थे और वहीं पर हम लोग देखते हैं इमू समा गानको के बॉडी के थ्रू कॉन्क्यूरर हाकी रिलीज करता है भाई। लिटरली फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फाइनल विलेन इमू समा का हाकी हम लोगों ने विटनेस किया इस वाले चैप्टर के अंदर एंड दैट वाज एब्सोल्युटली फायर ब्रो। ये इमू का कॉन्क्यूरर हाकी वाला पैनल देखने के बाद आई होप एक सर्टेन पैनल तुम लोगों के दिमाग में आना ही चाहिए एंड दैट इज जॉय बॉयज हाकी जो हम लोगों ने एगिट के लास्ट में देखा था। हमारे सामने फ्लैशबैक आया था। जॉय बॉय ने एमेथ के अंदर अपना स्ट्रॉन्गेस्ट हाकी सील करके रखा था और एमेथ आगे चल के जॉय बॉय का वही हाकी रिलीज कर देता है जिससे सारे के सारे एल्डर्स अपने चेम्बर्स में पुशबैक हो जाता है। तो ये जॉय बॉय का हाकी इमू समा का हाकी दोनों देखने में बहुत ही ज्यादा सिमिलर है भाई। तुम लोग पैनल टू पैनल देख सकते हो, दोनों ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आफ्टर ऑल ये दोनों कैरेक्टर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है पूरा वन पीस वर्स के अंदर। वी नो राइट जॉय बॉय वाज द प्रीवियस सन गॉड और उस टाइम पीरियड में इमू समा वाज द मेन विलन, अभी भी है। वी नो राइट। और ये हाकी फीट मेरे को बहुत बढ़िया लगा। बट एक चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, जॉय बॉय का स्ट्रॉन्गेस्ट हाकी एगेट में रिलीज हुआ था जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग साइज का आइलैंड है। बट इमू समा का जो हाकी है वो एलबफ के सन वर्ल्ड में रिलीज हुआ और एलबफ का एवरी सिंगल पार्टीशन बहुत ज्यादा मैसिव है। ये जो सन वर्ल्ड है नॉर्मल किसी भी आइलैंड लाइक एगेट के कंपैरिजन में 100 गुना ज्यादा मैसिव है। एलबफ के पेड़ पौधे माउंटेन्स नॉर्मल साइज आइलैंड से बहुत ही ज्यादा मैसिव है भाई। तो जॉय बॉय इमू समा दोनों के हाकी को तो मांगा में बहुत ही बढ़िया दिखाया गया, बट इमू का हाकी एलबफ के सन वर्ल्ड में रिलीज हुआ जो साइज में बहुत ज्यादा मैसिव है और ये हाकी पूरे सन वर्ल्ड को कवर कर रहा था भाई। तो यहाँ से हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए ओडा सेंसे इमू को एज अ फाइनल विलन एवी कुक नहीं कर रहा है भाई। He is something else bro and here we should also remember जब जॉय बॉय का हाकी रिलीज हुआ था एंड जब इमू का हाकी रिलीज हुआ ये दोनों टाइम में ना जॉय बॉय ना इमू दोनों में से कोई भी वहां पर फिजिकली प्रेजेंट नहीं था भाई। जॉय बॉय ने अपने हाकी रिलीज किया एमेथ के थ्रू और इमू समा अपना हाकी रिलीज कर रहा है गानको के थ्रू। ना जॉय बॉय फिजिकली प्रेजेंट था वहां पर एगेट में, ना इमू समा यहाँ पर एलबफ में प्रेजेंट है फिजिकली, बट इसलिए उनके हाकी वेट इतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि पूरे आइलैंड को कवर कर रहा है। तो वो जॉय बॉय इमू समा उस लेवल का कैरेक्टर है ब्रो जिस लेवल पर अभी तक हम लोगों ने किसी को देखा ही नहीं, नॉट इवन आवर मेन कैरेक्टर लूफी। अब यहाँ से बस इमेजिन करो इमू अगर फिजिकली प्रेजेंट होकर अपने हाकी को रिलीज करेगा तो क्या होने वाला है ब्रो। हमारा पक्का खरा होने वाला है फॉर श्योर। चैप्टर में आगे हम लोग देखते हैं इमू गानको के थ्रू अपने हाकी रिलीज करने के बाद बोलता है हाउ नॉइजी, मतलब वहां पर बहुत सारे लोग शोर मचा रहे थे और इमू को ये चीज अच्छा नहीं लग रहा था। और दैट रीजन उसने अपने कॉन्क्यूरर हाकी को रिलीज कर दिया। अब इसको देखने के बाद ढेर सारे जायंट्स तो बेहोश हो चुके थे और कुछ जायंट्स बच्चों के बारे में फिक्र कर रहे थे और कुछ जायंट्स वहां पर ऊपर देख के बोल रहे थे ये लड़की हवा में उड़ रही है, मतलब इमू की बात कर रहा है जो गानको के बॉडी में है। से जो गानको के बॉडी को कंट्रोल कर रहा है मैरिजो में बैठ के। अगर हम लोग सीन में देखते हैं डोरी ब्लॉकी और ढेर सारे जायंट्स एक साथ मिलके गानको के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे, बट अगेन उनमें से ढेर सारे जायंट्स बेहोश हो जाता है। वहां पर जोरुल दूर खड़े होकर सब कुछ देख रहा था और उसके अगल बगल में जितने जायंट्स थे वो लोग बेहोश होने लगे थे। इवन वहां पर जितने बच्चे थे वो सारे
बाकी सारे बच्चे नॉकआउट हो चुके थे भाई। ऑफ कोर्स इतना एक्सपेक्टेड था, आफ्टर ऑल भाई इमू समा इज आवर मेन विलेन फॉर श्योर, तो वो हाकी रिलीज करेगा और लोग बेहोश नहीं होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। बट अगेन बार बार मैं तुम लोगों को याद दिला रहा, इमू समा फिजिकली प्रेजेंट नहीं है बट स्टिल उसका हाकी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आगे ये सारे मोमेंटम के बाद हम लोग देखते एक एपिक डबल स्प्लिट, जहां पर हम लोग देखता है इमू गानको के अंदर एक अलग ही फॉर्म बना लेता है, जहां पर हम लोग दो विंग्स को देखते हैं जस्ट लाइक बैट्स जैसा विंग। इसी के साथ हम लोग देखते हैं गानको के हाथ में एक वेपन है एंड दैट वेपन इज अ ट्रिडेंट, जो साइज में गानको से ज्यादा मैसिव है और इसके पीछे से एक पोनीटेल्स टाइप का बाहर आता है जो एकदम बिल्कुल एरो जैसा था, जो बोथ इमू एंड गानको यूज करता है। और वहीं पर पूरे टाइम इमू समा गानको के बॉडी के थ्रू हवा में उड़ने लगता है। ब्रो इस पैनल की जितनी तारीफ कर लो उतनी कम है। अभी करंटली सब लोग इस पैनल के बारे में बात कर रहे हैं। ओडा सेंसेई ने यहाँ पर कुक किया 100% ब्रो। एंड आई वुड लाइक टू मेंशन वन मोर थिंग, यहाँ पर इमू समा का ये फॉर्म फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम लोग देख रहे हैं गानको के बॉडी के थ्रू, वो भी पैंडी के साथ। ओडा सेंसेई ने डिसाइड किया भाई हम क्या करें। नेवर थॉट फाइनल विलन ऐसे सेक्सी वाइब देखी, बट चलो इट इज व्हाट इट इज। आगे तो हम लोग देखते हैं इमू बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, वो ट्रिडेंट के साथ खड़े होकर बोलने लगता है जो हम लोग को अपोज करेगा उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और वहीं पर हम लोग देखते हैं इमो डायरेक्टली किलिंगम को बोलने लगता है क्या तेरे ड्रीम मॉन्स्टर बस इतना ही कर सकता है। और ये बोलने के साथ इमो के हाथ में जो ट्रिडेंट था उसको ड्रॉ करके एक पेंटाग्राम बना लेता है। तो इमो समा अपने वेपन को यूज करके लिटरली पेंटाग्राम बना सकता है, जहां से हम लोग गुरुसे को आते हुए देखे, जहां से हम लोग होली नाइट्स को आते हुए देखे। सो दिस इज द वेपन दैट क्रिएट्स दोस मैजिक सर्कल्स भाई। बट इस बार जो इमू ने अपना ट्रिडेंट से पेंटाग्राम को बनाया, ये पेंटाग्राम किसी को समन नहीं करता, ये उल्टा जायंट्स को अटैक करता है। अटैक करने के बाद वाकई कुछ पर्टिकुलर जायंट्स गायब हो चुके हैं। उनके साथ हुआ क्या हम लोग को दिखाई नहीं गया भाई। तो तुम समझ रहे हो इमू समा कितने सारे अलग अलग एबिलिटीज को यूज कर सकता है, इसके बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे, डोंट वरी। आगे हम लोग देखते हैं इमू से ये ड्रीम मॉन्स्टर वाली बात सुनने के बाद किलिंगम सॉरी बोलता है और बोलने लगता है माय लॉर्ड मेरे पास और भी ढेर सारे ड्रीम मॉन्स्टर्स यूज करने के लिए रेडी है जो एल्फ का नाइटमेयर बन सकता है। और किलिंगम ये भी बताता है जितने मॉन्स्टर को वो यूज करने वाला है ये सारे के सारे मॉन्स्टर एल्फ के नाइटमेयर से पैदा हुआ है। वी से एल्फ के लोग जिस जिस चीजों से डरते हैं वही चीजों से ये सारे ड्रीम मॉन्स्टर को बनाया गया। आगे किलिंगम इमू समा को बताने लगता है ये जो क्रीचर्स है इसको उनके सपनों से बनाया गया और इनके पास डेथ का कोई कंसेप्ट है ही नहीं, मतलब ये लोग मरेंगे नहीं भाई। ऐसी हॉरिट है जितने नाइटमेयर्स क्रीचर्स ड्रीम मॉन्स्टर किलिंगम ने बनाया ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स नहीं मरने वाले, ये मॉर्टल है भाई। उसने क्लियरली आगे मेंशन किया वो किसी भी टाइम सारे के सारे मॉन्स्टर्स को एक साथ रिवाइव कर सकते हैं एक सिग्नल के थ्रू। किलिंगम को बस एक सिग्नल देना पड़ेगा और उसी के साथ सारे के सारे ड्रीम मॉन्स्टर्स जो डिफीट हो चुके हैं वो वापस आ जाएंगे। ये किलिंगम कैरेक्टर और इसका पावर एब्सोल्युटली ब्रोकन ब्रो। पता नहीं इसके साथ हम लोग कैसे क्या डील करने वाले। पहले तो मैंने सोचा था किलिंगम के साथ शायद लोबी फाइट करने वाला है, बिकॉज किलिंगम सपनों से चीजें रियलिटी में लेकर आ सकता है और वहीं पर हम लोगों ने देखा लूफी भी अपने इमेजिनेशन से चीजों को रियलिटी में बदल सकता है। जैसे वो सन गॉड में ट्रांसफॉर्म होने के साथ बेसबॉल बैट लेकर आ जाता है, हेलमेट लेकर आ जाता है। लूफी जो चीजों को इमेजिन करता है वो सारी चीजें रियलिटी में आ जाती है भाई। किलिंगम के ड्रीम क्रीचर्स और लूफी का ये इमेजिनेशन वाला पावर दोनों सिमिलर है, तो मुझे लगता है कि शायद लूफी गोना टेक केयर ऑफ किलिंगम फॉर श्योर। इतना होने का चांसेस है, बट डोंट फॉरगेट अभी सिनेरियो में गानको के बॉडी के अंदर इमू समा है व्हिच इज फाइनल विलेन फॉर श्योर। आई थिंक इन फ्यूचर लूफी गोना गो फॉर गानको, आई मीन इमू समा जो उसके अंदर है। और इसी के साथ इमू गोना सी सन गॉड निका आफ्टर 800 years। इसके लिए तो एक्साइटमेंट काम करता है भाई। आगे इमू किलिंगम के साथ बातचीत करने के बाद सॉमर्स के साथ बात करने लगता है। वो बोलने लगता है उसको सारे बच्चों का ध्यान रखने के लिए, क्योंकि वहां पर बच्चों को बचाने के लिए जायंट्स आ चुके हैं ताकि वो जायंट्स कुछ कर ना पाए हो जाते हैं। सॉमर्स को उस बच्चों के पीछे जाने के लिए बोला। लास्ट चैप्टर में जिस सॉमर्स को गबर ने 2 हिस्सों में काट दिया था, इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखते हैं सॉमर्स रीजनरेट कर चुका है, उसका आर्म भी हील हो रहा है, वो जो 2 हिस्सों में बढ़ गया था वो ठीक ठाक हो चुका है भाई। अगेन ये सब कुछ देख के हमारे स्टॉहेड शॉक हो जाते हैं, लाइक कि भाई ये थोड़ी देर पहले मर चुका था, इसको पूरा काट दिया गया था, ये स्टिल जिंदा है। जिम्बो वाज लाइक कि वो जो औरत है गानों की बात कर रहा है कि वो पहले बहुत अलग थी बट अभी वो एकदम से बदल चुकी है। और वहां पर रॉबिन नामी बोलने लगता है लूफी जोरो सांजी कहां पर चले गए, जब हमको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है तभी वो लोग गायब हो चुके हैं, वो लोग अंडरवर्ल्ड में जाके बैठे हैं। सीरियसली भाई मेरे दिमाग में यही चल रहा है, बिकॉज लास्ट 4-5 चैप्टर से हम लोग लोकी, लूफी, जोरो, सांजी, हाजरुद्दीन किसी को नहीं देख रहा है भाई। हम लोग यहाँ पर सन वर्ल्ड सिनारियो देख रहे हैं, यहाँ पर होली नाइट्स आ चुका है, जायंट्स को मार रहा है, यहाँ पर एल्फ के स्कूल में आग लगाएगा, लाइब्रेरी में आग लगा दी, गवर्न आके सॉमर्स के साथ फाइट कर रहा है, रॉबिन वहां पर खतरे में है, नामी, ब्रूक, उस सब लोग खतरे में है, इमू समा गानको के थ्रू यहाँ पर प्रेजेंट है, हाकी रिलीज कर चुका है और वहीं पर हमारा मॉन्स्टर ट्रायो, लूफी, लोकी सब लोग वहां पर मिलकर खाना खा रहा है, बातचीत कर रहा है, विच इज लाइक
आई डोंट नो भाई क्या चल रहा है वहां पर। देखो जैसे कि हम लोगों को पता है लोकी बहुत ज्यादा हैविली इंजर्ड एंड जर्ड ने बोला था लोकी को हील करने के लिए समय चाहिए, तो मेरे को लगता है ओडिन से वहां पर लोकी को हील करने के लिए वो टाइम दे रहा है, बिकॉज लोकी अगर यहाँ पर हाफ बेक्ड होके आएगा तो वो मजा नहीं आएगा, बिकॉज फैंस लोकी से उतना एक्सपेक्ट करता है भाई। तो इन ओपिनियन जोरो, लूफी, सांजी, लोकी सब लोग की एक साथ एंट्री होने वाली है उस मोमेंट पर जब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, ऊपर के सब लोग स्ट्रगल करने लगेंगे, अब उनकी एंट्री के साथ सबका खड़ा होने वाला है फॉर श्योर। दिस इज द मोमेंट जिसको ओडेसन ने सेटअप कर रहा है। अभी इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ये सारी चीजों के बाद हम लोग देखते हैं निको रॉबिन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और समर्स के वाइन से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, जो देखे जिम्बो वाज लाइक तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, बट निको रॉबिन वाज लाइक कि मैं यहाँ पर खड़े होकर सब कुछ देख नहीं सकती। और ये बोल रहे हमको दिखाया गया एल्फ की लाइब्रेरी में आग लग चुका है भाई, यहाँ पर निको रॉबिन कुछ करने की कोशिश कर रही है, वहीं पर जिम में भाई लिटरली वहां पर कुछ भी नहीं कर रहा है, कुछ सोच भी नहीं रहा भाई, जो मेरे को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर रहा है सच्ची में। आगे ये सारे मोमेंटम के बाद हम लोग देखते हैं इमू समर्स को बोलने लगता है यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, सारे के सारे बच्चों के अगर हम लोग अपने अंडर में ले भी ले तो हम लोग बार्गेनिंग किसके साथ करेंगे, बिकॉज एल्फ में कोई ऐसा है नहीं जिसके साथ हम लोग बातचीत कर पाए, बार्गेनिंग कर पाए, जिसके सामने हम लोग बच्चों को एज ए बेट यूज करें। जो सुन के समर्स बोलने लगता है हाँ यू आर एब्सोल्यूट राइट, बिकॉज एक लैंड में अगर कोई किंग नहीं है तो वो लैंड नहीं है। ये बोलते टाइम हम लोग देखते हैं समर्स को स्टिल गवर्न के कट से वो दर्द हो रहा है भाई, इतना तो ऑब्वियसली हम लोग इमॉर्टल लोगों को भी मार सकते हैं, बट इसके लिए एक अलग टेक्निक यूज करना पड़ेगा जो बस गवर्न को पता है। उनके जिस बॉडी पार्ट में वो पर्टिकुलर टैटू बना हुआ है उसको काटना पड़ेगा, जैसे गवर्न ने आकर उसका एक हाथ काट दिया था जहाँ पर टैटू था, इसको काटने के बाद शायद उसकी इमॉर्टलिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, वो ठीक से काम नहीं करता या फिर वो स्लो रिजनरेट करता है भाई, या फिर स्ट्रॉन्ग हाके कैन प्ले अ बिग पार्ट हियर। और व्हाटएवर इसके बारे में आगे हम लोगों को चॉपर से पता चलेगा, बिकॉज चॉपर अभी फिलहाल गवर्न के पीछे गया। ये सारे सिनेरियो के बाद आता है सबसे बढ़िया पार्ट, हम लोग देखते हैं डॉरी, ब्रॉगी और न्यू जायंट वॉरियर्स सब लोग एक साथ मिलके गान को, जिसके अंदर इमू है, उसको अटैक करने के लिए आ रहे थे, और वहीं पर गान को उनकी तरफ देख के बोलने लगती है ब्लू ओनी डॉरी एंड रेड ओनी ब्रॉगी, मैं तुम लोगों को कमांड कर रहा हूँ पूरी कंट्री को सीज करने के लिए। आगे हम लोग देखते हैं इमो बोथ डॉरी ब्रॉगी को ऑर्डर करता है एल्फ के किंग्स बनने के लिए, बट वहीं पर हम लोग देखते हैं ब्रॉगी इमीडिएटली आके इमू मतलब गानको को पकड़ लेता है और बोलने लगता है तू एक गॉड नाइट है ना, तूने एल्फ में इतना हल्ला मचा के रखा है। आगे हम लोग देखते हैं ब्रॉगी तो गानको को पकड़ के रखा था और बाकी सारे के सारे जायंट्स को ऑर्डर देता है आगे चल के अटैक करने के लिए सारे ड्रीम मॉन्स्टर्स को, और जी के साथ सारे बच्चों को बचाने के लिए भी बोलता है। और ये बोलते हुए ब्रॉगी इमू को बोलता है हम यहाँ पर सारे के सारे बच्चों को बचाने वाला है। आगे हम लोग देखते हैं सडनली इमू एक बुक को बाहर निकाल लेते हैं, एक ऐसा बुक जिसको आज तक हम लोगों ने वन पीस में देखा ही नहीं। एक बुक को समन करके वो बोलने लगता है ब्रॉगी तुझे अभी जाके जरूल को खत्म करना पड़ेगा, तुझे वहां पर जाके इस जरूल का सर धड़ से अलग करना पड़ेगा, उसको बिहेड करने के बारे में बोल रहा है भाई। आगे तो हम लोग देखते हैं इमो इस बुक के साथ कुछ कर रहा था जिससे बुक के सारे पेजेस घूमने लगता है, जो देख के लग रहा था वो एक पर्टिकुलर पेज को ओपन करने की कोशिश कर रहा था। और ये करते हुए वो बोलता है जाके वहां पर सारे लोगों को बता दो हम यहाँ पर एल्फ के राजा है, बट आगे ब्रॉगी चिल्लाते हुए बोलता है शट द फक अप, तो कोई नहीं होता हमारे कंट्री के फेट को डिसाइड करने वाला। बट सडनली हम लोग देखते हैं इमू अपने बुक से मैजिक कास्ट करके एक शॉटगन और एक नाइफ समन कर लेता है। इमू आगे नाइफ को यूज करके ब्रॉगी के हाथ को स्टेप करता है जिस हाथ से उसने पकड़ के रखा था इमू को, और आगे स्टेप लगने के बाद ब्रॉगी इमू को छोड़ देता है। और वहीं पर हम लोग देखते हैं इमू शॉटगन को पकड़ लेता है और ब्रॉगी की तरफ पॉइंट करते हुए ब्रॉगी को बोलता है तुझे इस फॉर्म में नहीं रहना चाहिए, तेरा फॉर्म बदलना चाहिए। और आगे खतरनाक पैनल में हम लोग देखता है इमू शॉटगन से ब्रॉगी को लिटरली शॉट कर देता है अपने हाथों में, जिस हाथ से उसने इमू को पकड़ा, और एक सिंगल शॉट के साथ उसका हाथ 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है भाई, पूरा हाथ ही काट देता है। ब्रो दैट वाज सो फकिंग ब्रूटल, एक सिंगल शॉट और उसका हाथ खत्म। एंड लेट मी रिमाइंड यू ब्रॉगी यहाँ पर एक जायंट है, नॉर्मल साइज्ड पीपल नहीं। और ये शॉट देते हुए इमू ब्रॉगी को बोलता है मुझे तुझे एविल का पावर देना चाहिए। अब ये शॉट देखने के बाद तो एल्फ के बाकी सारे के सारे जायंट शॉक हो जाता है, बिकॉज ब्रॉगी का हाथ काटना समथिंग जो कोई भी जायंट इमेजिन नहीं कर सकता, बिकॉज दे वर सेइंग नो वे हिज स्ट्रॉन्गेस्ट आर्म इज फिनिश्ड ब्रो, मतलब ब्रॉगी का ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्म है और एक सिंगल शॉट के साथ खत्म था। ये देखने के बाद तो सारे जायंट चिल्लाने लगता है, बोलने लगते कि औरत रिग्रेट करने वाली है। बट वहीं पर हम लोग देखता है इमू गानको के बॉडी के थ्रू एक और पेंटाग्राम ओपन कर लेता है, और ये पेंटाग्राम ओपन करने के बाद इमू बोलने लगता है छोटा सा लाइफ स्पैन के बदले इमू ब्रॉगी को एक इमॉर्टल बॉडी और बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देने वाला है। आगे हम लोग देखते हैं इमू पेंटाग्राम से अपने डोमेन को ओपन करता है और बोलता है डिमोनिक कॉन्ट्रैक्ट, जिसके साथ हम लोग देखते हैं ब्रॉगी के नीचे एक पेंटाग्राम ओपन हो जाता है, एक ह्यूज पेंटाग्राम, जो देख के ब्रॉगी शॉक हो जाता है और आगे ब्रॉगी इमीडिएटली उसके अंदर गिर जाता है और वी कैन से इसके अंदर डूब जाता है, बिकॉज ब्रॉगी इसके अंदर जाते हुए बोलता है आई एम सिंकिंग, मैं डूब रहा। और इसके अंदर गिरने के बाद इमू बोलता है डार्क इन्वर्शन डोमेन डोमी रिवर्सी,
और इसी के साथ जो होता है उसके लिए हम में से कोई भी रेडी नहीं था। हम लोग तो देखते हैं ब्रॉगी पूरा नीचे चला जाता है, जो देख के सारे जायंट शॉक हो जाता है। बट सडनली हम लोग देखते हैं वो ऊपर आ जाता है। बट ऊपर वो नॉर्मल जायंट बन के नहीं आता है, उल्टा डीमन बन के आता है। इमू ने अपने एबिलिटी को यूज करके, मैजिक पेंटाग्राम को यूज करके ब्रॉगी के साथ एक डिमोनिक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, जिससे ब्रॉगी को एक जायंट से एक डीमन में बदल लिया, वो भी ब्रॉगी के बिना मर्जी के। और वहां पर हम लोग देखते हैं ब्रॉगी का साइज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। नॉर्मल जायंट से हम लोग कंपेयर करें तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं 5-6 गुना ज्यादा बड़ा हो चुका है भाई। और इमू ने क्या बोल के रखा है, अभी ब्रॉगी के पास इमॉर्टल बॉडी है, प्लस उसके पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ है। हमको पता है ब्रॉगी एज अ वॉरियर पहले बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, अभी और भी ज्यादा स्ट्रेंथ उसके अंदर आ चुका है ब्रो। और एक चीज हम लोगों ने नोटिस किया, यहाँ पर ब्रॉगी एक डीमन बनने के साथ उसके सर पे वो हॉर्न्स आ जाता है, उसके पास विंग्स आ जाता है गान को जैसी, और इसी के साथ उसके पास एक वेपन आ जाता है जो साइज में बहुत ही बड़ा है। अब ये सिनेरियो देख के बाकी सारे जायंट्स के फटके हाथ में आ जाते हैं, बिकॉज उनको समझ में आ रहा है पर क्या चल रहा है। बिकॉज ब्रॉगी थोड़ी देर पहले एक जायंट ही था, बट सडनली डूबने के बाद एक डीमन बन चुका है। वो लोग डर जाता है, वो लोग बोलने लगते हैं हम तुम्हारे कॉमरेड्स हैं। पर ब्रॉगी किसी का सुनता नहीं, उनके ऊपर अटैक करते और एक सिंगल शॉट के साथ उनको खत्म कर देता है। और आगे उनको खत्म करने के बाद ब्रॉगी हंसते हुए बोलने लगता है, अभी मैं ऐसा फील कर पा रहा हूँ कि मैं दुनिया में सब कुछ कर सकता हूँ, लाइक एनीथिंग। और इसी के साथ आगे हमको पता चलता है नॉट ओनली ब्रॉगी बट ब्रॉगी के साथ डॉरी को भी इमू ने डाउन कर दिया, अंदर घुसा दिया पेंटाग्राम के। और वो जब बाहर आया हम लोग देखते हैं वो भी एक डीमन बन चुका है भाई। और ब्रॉगी डॉरी यहाँ पर डीमंस में कन्वर्ट हो चुके हैं। जैसे इमू ने स्टार्टिंग में बोला, इन दोनों को एल्फ में राज करना पड़ेगा, इन दोनों को राजा बनाया जाएगा, पूरे एल्फ को कंट्रोल करने वाला है इमू के हिसाब से। अब यहाँ पर बहुत डॉरी ब्रॉगी के पास पावर ज्यादा आ चुके थे, इमॉर्टल बॉडी है, साइज बड़ा हो चुका है, और ये दोनों बोलने लगते हैं कि चलो हम लोग जाके जरुल को मार देता है। वहीं पर तो सारे जायंट्स रोकने की कोशिश कर रहे थे, बट वो लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आगे इतना करने के बाद भी इमू का मन नहीं बढ़ता है। आगे चल के इमू लिटरली बाकी जायंट्स को भी डीमन में कन्वर्ट कर लेता है ब्रो। और वहीं पर हम लोग लास्ट में देखते हैं ये एपिक पैनल। दिस पैनल इज सो फकिंग हार्ड भाई। ये पैनल देख के लग रहा है एल्फ में रियल वॉर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं ब्रॉगी डिमोनिक फॉर्म में है जो ह्यूज है, टॉरी डिमोनिक फॉर्म में है जो ह्यूज है, उसके साथ बहुत सारे जायंट्स हैं जो उनके साथ ही थे, जो सारे के सारे जायंट्स यहाँ पर डेविल्स बन चुके हैं। इसी के साथ पीछे हम लोग देखते हैं सारे के सारे ड्रीम मॉन्स्टर्स उनके साथ है। मतलब जो एल्फ के जायंट्स अभी तक हमारे साथ थे वो अभी हमारे दुश्मन बन चुका है भाई। ये ओडा सेंसे का बहुत ही बढ़िया फोरशैडोइंग कि ना वन पीस चैप्टर 633 के कवर में हम लोगों ने देखा था बहुत डॉरी ब्रॉगी थे, वहां पर लिखा गया था फ्रेंड और फो, दोस्त या दुश्मन। और यहाँ पर इतने टाइम बाद आके हम लोग देख रहे हैं सच्ची में ये पहले हमारे दोस्त थे और अभी दुश्मन बन चुका है भाई। यही तो राइटिंग स्टाइल है जो ओडा सेंसे के अंदर मुझे सबसे ज्यादा पसंद है भाई, फोरशैडोइंग। अब आगे तो हम लोग ये खतरनाक पैनल देखते हैं, डॉरी ब्रॉगी न्यू जायंट्स पायरेट्स, इसी के साथ सारे ड्रीम मॉन्स्टर्स सब लोग मिलके जरुल को मारने के लिए जा रहे हैं। और वहीं पर हम लोग देखते हैं इमू बोलने लगता है दिस इज द ट्रू पावर ऑफ एल्फ। अभी हमको पता चल रहा है इमू ने यहाँ पर एल्फ को पिक क्यों किया, इमू एल्फ को अपने अंडर में क्यों लेना चाहता था भाई, बिकॉज एल्फ के अंदर वो मैन पावर है और इमू को पता है वार बहुत ही नजदीक है, तो वार के अंदर इस पूरे पावर को वो अकेले यूज करना चाहता है अपने लिए। आगे हम लोग देखते हैं इमू गानगो के बॉडी के थ्रू बोलने लगता है इस नेशन को हम लोग वेस्ट नहीं कर सकता है, इसको रूल करने के लिए बनाया गया। आगे हम लोग देखते हैं इमू बोलने लगता है अभी हम लोग विटनेस करने वाला है ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स हमारे लिए क्या कर सकता है वार में। इसका मतलब समझ रहे हो, वार का सेटअप शुरू हो चुका है मेरे भाई। अब इस सीन के बाद हम लोग चैप्टर के लास्ट पैनल में देखते हैं जरुल के पास ढेर सारे जायंट्स आ जाते हैं और बोलने लगता है जरुल को भागने के लिए, बिकॉज डॉरी ब्रॉगी बहुत ज्यादा वियर्ड एक्टिंग कर। बट इसके जवाब में जरुल बोलता है वॉरियर्स डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड रन। वॉरियर्स यहाँ पर भागने का मतलब नहीं समझते, वॉरियर्स फाइट करता है। यहाँ पर जरुल सब लोगों के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। द बेस्ट पार्ट हुआ इतना खतरनाक चैप्टर, इतना खतरनाक क्लिफ हैंगर प्रोवाइड करने के बाद भी ओडा सेंसे ने ब्रेक नहीं दिया यार। नेक्स्ट वीक एक और चैप्टर हम लोग देखने वाला है। वन पीस मांगा पहले से बेटर था, बट एल्फ में आने के बाद वन पीस की पेसिंग स्टोरी बहुत ज्यादा इंटेंस हो चुका है ब्रो। अभी मुझे जैसे अपने एबिलिटी को यूज करके डॉरी ब्रॉगी को अपने अंडर में ले लिया, डीमन बना दिया, तो ये देख के हम लोग बोल सकते हैं गुरु से होली नाइट्स को उसने ऐसे ये पावर दिया, इमॉर्टलिटी बॉडी। मे बी इट्स पॉसिबल इमू यहाँ पर डिमोनिक कॉन्ट्रैक्ट को यूज करके उनके सोल को अपने अंडर में ले लेता है, जैसे वो किसी भी टाइम अपनी मर्जी से उस इंडिविजुअल को मार सकता है। जैसे उसने सैटर्न को मार दिया था वहां पर मैरिज में बैठ के भाई। अगर सिनेरियो ऐसा है तो डॉरी ब्रॉगी का सीन यहाँ पर खत्म होने वाला है फॉर श्योर, उनका बचने का चांसेस नहीं है भाई। अब कैरेक्टर्स मरेंगे बुरा लगेगा, बट मेरे को लगता है कैरेक्टर्स के मरने से यार वन पीस जाने में और भी सीरियस होगा, जो व्यूअर्स को अच्छा लगेगा फॉर श्योर। अभी उनके पास काउंटलेस एबिलिटी है, मतलब ढेर सारे एबिलिटीज है। उससे जब अपने बुक को ओपन किया वहां पर ढेर सारे पेजेस है, बट एक पर्टिकुलर पेज को ओपन करके उसे नाइफ
एंड गन को बाहर निकाला। तो अलग अलग पेजेस के अंदर उसकी अलग अलग पावर्स है फॉर श्योर। सो इमो हैज द पोटेंशियल टू बिकम द कैरेक्टर हु कुड यूज सो मेनी एबिलिटीज जो अभी तक पूरे एनिमे के अंदर किसी ने किया ही नहीं भाई। सो मे बी इमोस पावर इज द रीजन कि इमो आज से 800 साल पहले सब लोग के अगेंस्ट अकेले फाइट करके सब लोग को सोलो कर गया भाई। लाइक जॉय बॉय से कंपेनियंस, लूनेरियंस, मतलब वन पीस वर्ल्ड में जितने रेसेस है सारे रेसेस के साथ उसने अकेले फाइट के जो मुरल में हम लोगों ने देख के रखा है। फाइट करने के बाद भी वहां पर वो जीत चुका है भाई। तो इसके पीछे दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। नंबर 1, इमो ने जॉय बॉय के ढेर सारे सोल्जर्स को डीमन में कन्वर्ट कर लिया था जिससे जॉय बॉय के क्रूमेट्स ने उसको धोखा दे दिया, या फिर जॉय बॉय के क्रूमेट्स उसके ऑपोजिट चले गए, या फिर इमो अपने एबिलिटी को यूज करके जॉय बॉय के क्रूमेट्स को पोजेस किया है भाई। जैसे इमो गांगो को पोजेस कर रहा है। नो वंडर जॉय बॉय के पुराने कंपेनियन आने के बाद ही जॉय बॉय से माफी मांगता है भाई। पहले हम लोगों ने देखा जुनेशा माफी मांग रहा था, इसके बाद हम लोगों ने देखा एमिथ को माफी मांगते हुए, राइट। तो इट्स पॉसिबल इमो ने उन लोगों को पोजेस किया या फिर उनको भी डिमोनिक पावर दे दिया था भाई, जिससे वो लोग अपने सेंस को खो दिए थे और जॉय बॉय के अगेंस्ट चले गए थे भाई। प्लस इमो जैसे कि अभी गानको को कंट्रोल कर रहा है, ये देखे कोई भी बोल सकता है इमो ने पक्का भाई यहाँ पर लिली को कंट्रोल किया। लिली के बॉडी को यूज किया शायद जॉय बॉय को धोखा देने के लिए। नॉट ओनली लिली, हम लोग को पता है जॉय बॉय फॉट अगेंस्ट 20 ग्रेट किंग्स। इट्स पॉसिबल इमो समा ने अपने एबिलिटी को यूज करके सारे के सारे किंग्स को भी मैनिपुलेट किया, जिससे 20 ग्रेट नेशन के 20 किंग्स जॉय बॉय के अगेंस्ट चले गए थे भाई। थोड़ा सोचो यार, इमो के पास जो पावर है लोगों को कंट्रोल करने का, लोगों को डीमन बनाने का, ये पावर देखने के बाद रिजल्ट हमारे सामने यही आता है भाई। यही ऑब्वियस है। यहाँ पर इमो का पावर बहुत डेंजरस है। अगर एक इंडिविजुअल ना भी चाहे तो उसको भी वो एक डीमन में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, अपने लिए काम करा सकता है। ऑफ कोर्स एवरी सिंगल पावर का कोई ना कोई लिमिट होता है और यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शन है। मुझे लगता है ये एक्सेप्शन डी क्लैंस के बंदा है जिनके पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल है, द विल ऑफ डी, वी नो राइट। डी क्लैन के बंदों के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल है। इस विल के अगेंस्ट इमो का पावर काम नहीं आता है, उनको वो पोजेस नहीं कर पाता है शायद। इन ओपिनियन ऐसा सिनेरियो होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। मगर ऑफ कोर्स ये पैनल देखने के बाद हम लोग इजीली बोल सकते हैं किंग हरल्ड और उसके साथ जो 100 एंशिएंट जायंट्स थे उन सबको इमो सामा ने कंट्रोल किया था। इमो सामा ने उनको डीमन बना दिया था और उनको रोकने के लिए वहां पर जरूल और लोकी गए थे। दोनों ने मिलकर सिंगल हैंडली सब लोगों के साथ फाइट किया। अगर लोकी के पास अपने बाप को मारने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था। ये सब कुछ जरूल ने अपने आंखों से देखा, बट जरूल के सर पे वो सूट से स्टेप लगने के कारण जरूल सब कुछ शायद भूल चुका, उसका मेमोरीज चला गया। और कुछ चैप्टर पहले हम लोगों ने देखा लोकी ने हजरुद्दीन को बोला था कि मेरे बाप को मैंने ऐसे ही नहीं मारा, इसके पीछे तो रीजन है। किंग हरल्ड और बाकी जायंट्स को इमो कंट्रोल कर रहा था और यहाँ के फाइट के सिनेरियो देखने के बाद ही लग रहा है कि भाई हाँ, ये नॉर्मल जायंट्स का क्लॉ मार्क्स नहीं है भाई, ये डीमंस के क्लॉ मार्क्स है फॉर श्योर। यहाँ पर एल्फ में जो सीन क्रिएट हो चुका है, यहाँ से बचने का कोई चांस ही नहीं है, बचाने लायक कोई है नहीं। बस यहाँ पर खतरनाक एंट्री होने वाली है। लूफी, लोकी, जोरो, सांजी, हजरुद्दीन सब लोग की ये एंट्री भाई सबका दिमाग फोड़ने वाला है। और इसी एंट्री के बाद सब लोग देख लेंगे वो यहाँ पर जायंट्स को पोजेस कर सकते हैं। जायंट को पोजेस करने वाला पावर उसके पास है। और जब ये हजरुद्दीन और बाकी हेलो ऑफ के जायंट्स देख लेंगे, देखने के बाद उनको समझ में आ जाएगा लोग कि यहाँ पर इनोसेंट है। तो ये सेटअप बहुत ही बढ़िया। और जैसे कि हम लोगों ने देखा गानको ने बोल के रखा है उसको सबसे ज्यादा डर लगता है निका से, और हमको पता है इमो समा उसको कंट्रोल कर रहा है। गानको को अपने पास्ट के बारे में याद आया था, वो ब्रूक को फ्री करने के लिए गई थी, बट इमो समा ने उसको कंट्रोल कर लिया। आगे फॉर श्योर ये फ्लैशबैक हम लोग पूरा देखने वाला है। गानको की मेमोरीज फिर से ट्रिगर्ड होगी फॉर श्योर। और इस टाइम में लूफी वहां पर रहेगा। इमो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम लूफी को एनकाउंटर करेगा 800 साल बाद, एंड आफ्टर 800 इयर्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कोई इमो समा को डैमेज करेगा। फिजिकल बॉडी नहीं बट गानको के थ्रू ऑफ कोर्स। और मे बी इसी आर्क के चलते जॉय बॉय द सन गॉड निका, जिसको द गॉड ऑफ लिबरेटर बोला जाता है, वो गानको को लिबरेट करने वाला है इमो के पोजीशन से फॉर श्योर। सेटअप बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है, तो नेक्स्ट वीक के बाद पक्का ब्रेक हम लोग देखने वाले। लगातार 3 चैप्टर्स आ रहा है, तो यहाँ से पता चल रहा है नेक्स्ट वीक कुछ बढ़िया होने जा रहा है भाई। तो ट्यूसडे तक वेट करो, स्पॉइलर आने वाला, उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। डोंट वरी अबाउट इट। अभी के लिए बस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब कर दो, और पूरे टॉपिक के ऊपर अपना ओपिनियन नीचे कमेंट पर दे दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।